मुझे किसी तरह से पता चला था कि कोई टीचर है वो लोगों से पैसे ले रहा है 4th क्लास के सिलेक्शन के लिए। तो मैंने भी वो एग्ज़ाम दिया था, तो मैंने किसी तरह उससे कांटेक्ट किया। तो मेरे पापा को बोला लड़की को बोलो ऐसे बयान ना दे, केस वापस ले ले, ये वो कुछ। तो फिर लास्ट में बोला कि मैं अपने खुद को तो मैं छुड़ा लूँगा, लेकिन आपकी बेटी जेल जाएगी। जो इन धोखाधड़ी के मसलों में जो सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है वो क्राइम ब्रांच है, कि वो किस तरीके का कार्यभार कर रहा है, किस तरीके से कार्य कर रहा है, क्या वो मुस्तैदी से हर एक केस को ले रहा है, क्या वो सीरियस है कि वो धोखाधड़ी के मामले या करप्शन के मामलों को क्रब करने के लिए जो है तेज़ इक़दाम उठा रहा है, क्या वो सीरियस है कि वो इन सब मसले मसाइल जितने भी होते हैं इन मसले मसाइल को सीरियसनेस के साथ जो है उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। एक केस हमारे पास है डोडा से, उन्होंने भी कुछ सुनने के बाद उन्होंने किस तरीके की कार्रवाई की और ख़ास तौर पे डिपार्टमेंट के साथ किस तरीके से पहुंचे, आज हम आपके साथ रूबरू करवाने वाले हैं। आपका नाम? महापारा अयूब। महापारा जी, किस तरीके से ख़ास तौर पे इस धोखाधड़ी के जो ये घिनौना एक जाल है जो पूरे जम्मू कश्मीर में पूरे हिंदुस्तान में है, लेकिन आप इस जाल में किस तरीके से आपको फंसाया जा रहा था और किस तरीके से आपने एक्शन लिए, वो सारा कुछ जो है आप दर्शकों को बताएं। मुझे किसी तरह से पता चला था कि कोई टीचर है वो लोगों से पैसे ले रहा है 4th क्लास के सिलेक्शन के लिए। तो मैंने भी वो एग्ज़ाम दिया था, तो मैंने किसी तरह उससे कांटेक्ट किया। फिर मैंने उससे पूछा कि आप ऐसे सिलेक्शन करवाते हो, पैसे लेते हो? उसने बोला हाँ ऐसा है। मैंने बोला ज़रा प्रोसेस बताना क्या है इसमें। बोला कि इसमें लड़कों को 4 लाख लेते हैं और लड़कियों से 3.5 लाख। तो मैंने बोला आप श्योर हो कि फिर सिलेक्शन हो जाएगा? बोलता है हाँ। उसने कुछ नाम भी लिए हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, उनके नाम लिए हैं कि इसमें वो हैं। उन्होंने पोस्ट आपस में बांट ली हैं। बोर्ड के मेंबर्स हैं, 17 मेंबर हैं, उन्होंने आपस में पोस्ट बांट ली हैं। तो मैंने फिर कहा कि चेयरमैन सर ने बोला था कि अगर ऐसा आपको कोई कुछ बोले तो उसकी ज़िम्मेवारी हम नहीं लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसमें किसी की आप नहीं सुनना, आप हमें मेल कर देना अगर कोई ऐसे आपको फ्रॉड करने की कोशिश करता है। उसने बोला अब चेयरमैन सर थोड़ी ना खुद बोलेंगे कि आप किसी को पैसे दो। तो और ये भी बोला कि चेयरमैन सर जो हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, तो लेकिन बाकी मेंबर भी हैं इसमें, अब चेयरमैन ही नहीं है इसमें बाकी मेंबर भी हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मुझे कितने पैसे देने? तो उसने कहा कि आपको 3.5 लाख, क्योंकि आप लड़की हो। मतलब 50,000 की आपको रिबेट मिल गई लड़के होने की वजह से। बोला कि मैंने ही काम कराया। मैंने बोला अब बेचारी लड़कियां हैं तो इनका अगर हो जाता है कुछ काम, तो मैंने उनको बोला आप कम करो, 50,000 रुपये कम करो। फिर उन्होंने कहा कि आप 3.5 लाख रुपए देना। तो मैंने बोलता है पहले उसने मुझे पूछा कि आपका एग्ज़ाम ठीक हुआ था? मैंने बोला पेपर तो ठीक हुआ था। तो बोलता है कितना हुआ था? मैंने बोला कोई 70 क्वेश्चन ठीक हुए थे। तो बोलता है फिर आपका हो जाएगा, आपको क्यों टेंशन है? मैंने बोला हो कैसे जाएगा, अगर आपने पैसे लिए हैं किसी को सिलेक्शन करवाने के लिए पैसे लिए हैं तो फिर तो हमारी सीट वो ले जाएगा। बिल्कुल, हाँ। तो मैंने बोलता है हाँ 303 कुल ही पोस्ट हैं, 303 की 304 हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट। बोला वो तो हो जाएगा। फिर मैंने बोला तो मेरा कैसे होगा, आप ही सोचो खुद ही। तो मैंने बोला मैं अपने घर वालों से बात करती हूँ फिर आपको बोलूँगी। तो मुझे क्या बात करनी थी, क्योंकि मुझे पहले से ही था कि मैं इसको रिकॉर्डिंग कर लूँ, बाकी मुझे कुछ था ही नहीं। मतलब आपको मेन चीज़ ये था कि आप उसको एक्सपोज करना चाहते थे। हाँ, मैं यही करना चाहती थी, क्योंकि आप कोई सीरियस नहीं थे उस मतलब पैसा वगैरह देने में। मैं क्यों सीरियस होती, मेरा अच्छा हुआ था एग्ज़ाम और आज भी मेरा टॉप रैंक आया है, टॉप 100 में मेरा रैंक है। जो टेंटेटिव लिस्ट आई है उसमें टॉप 100 में हूँ मैं। तो मुझे था ही नहीं, मुझे पता था अगर फेयर सिलेक्शन होगा तो फिर मेरा होना ही है, सिलेक्शन होना ही है। तो दूसरे दिन मैं अभी सोई थी, उसने कहा कि मैं किसी साहब से बात करता हूँ, अगर उनके पास कोई पोस्ट बची होगी तो मैं आपको कॉल करता हूँ। मैंने बोला ठीक है। तो सुबह मैं सोई थी, उसका फ़ोन आता है। मैंने जब फ़ोन उठाया तो बोलता है आपका काम हो गया, मैंने साहब से बात कर ली है, उनके पास कोई पोस्ट है तो आप एक काम करो, आप अपना एडमिट कार्ड और एक फ़ोटो भेज दो। अच्छा। मैंने बोला ठीक है। मैंने ऐसे ही हल्के में लिया क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था, मैंने नहीं भेजा। तो मैंने 1-2 लोगों से बात की जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। मैंने बोला ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने कहा कि चलो हम डीसी के पास जाते हैं या फिर एसपी के पास जाते हैं डोडा। तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मैंने बोला ऐसे नहीं, इसको रंगे हाथ पकड़वाना था।
तो बोलते हैं अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने, एक लड़का है उसने फ़ोन किया जम्मू में, किसी पीए का उसने एग्ज़ाम क्रैक किया, उसने बोला आप सीबीआई में कंप्लेंट करो। तो उन्होंने मुझे नंबर दिया सीबीआई का, मैंने सीबीआई को कॉल किया। तो उन्होंने बोला आप एक काम करो, आप जम्मू आ सकते हो? मैंने बोला हाँ क्यों नहीं आ सकती हूँ, मैं आ सकती हूँ। उन्होंने बोला आ जाओ जम्मू। दूसरे दिन मैं गई जम्मू। तो मैं गई 27 को, 26 को उसकी कॉल आई, 27 को मैं जम्मू गई। तो 27 को फिर मुझे सीबीआई ने वहीं से कॉल किया। उन्होंने बोला आप आए मैडम? मैंने बोला सर मैं आई तो हूँ, लेकिन रास्ते में जाम था, मैं लेट पहुँचूँगी, ऊपर से रोज़े भी हैं, मैं आपके ऑफिस आज नहीं आ पाऊँगी, मैं कल आऊँगी। मैं 28 अप्रैल को गई उनके ऑफिस। 28 अप्रैल को जब मैं उनके ऑफिस पहुँची तो उन्होंने बोला कि रिकॉर्डिंग सुनाओ। जब मैंने रिकॉर्डिंग सुनाई, उन्होंने कहा ये आपके फ़ोन में है, हम इस पर कुछ नहीं बोल सकते, क्या पता आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी हो उससे, इसलिए आपने कुछ रिकॉर्डिंग्स लाई है। तो उन्होंने बोला हमारे सामने कॉल करो, हम अपने इंस्ट्रूमेंट में रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। अब उनका कुछ था प्रोसीजर, उनका भी होगा कुछ डिपार्टमेंटली। तो उन्होंने वो लाया इंस्ट्रूमेंट, रखा टेबल पे, बोला करो कॉल। मैंने कॉल किया तो उसका फ़ोन बिज़ी था, फिर उसका आता है, मुझे वहीं से कॉल आता है। तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे बात है, मैं वो पैसे देने को तैयार हूँ, तो आप मुझे बोलो कहाँ आना है, पैसे लेके क्या करना है। उसने बोला आप एक काम करो, आप डोडा में आओ 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को आप डोडा आ जाओ। तो 30 अप्रैल को आप डोडा आ जाओ। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। मुझे बोलो कैसे पैसे, मतलब क्या देना है, किस तरीके से, कैश देना है या चेक देना है। तो उन्होंने बोला कि आप 3 लाख का चेक दे दो और 50,000 आप कैश दे दो। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो सीबीआई वाले सुन रहे थे, उधर ही थे, रिकॉर्ड कर रहे थे, क्योंकि वो कश्मीरी में बात कर रहा था तो उनको ट्रांसलेटर की ज़रूरत थी। उन्होंने एक कश्मीरी को लाया वहाँ, ट्रांसलेटर को, तो वहाँ बिठा दिया। फिर जब ये सब कुछ हो गया था तो उसने बोला 30 तारीख को आप आ जाना। फिर जब हम वहाँ से निकले तो सीबीआई ने कहा आप एक काम करना, आप पैसे यहाँ लेके आ जाना, ठीक है, तो हम उस पर कोई केमिकल लगाएंगे, उसके बाद हम डोडा आएंगे, उसके बाद आपके पास पैसे देंगे, उसके बाद डोडा आएंगे। तो मेरे साथ एक यूट्यूबर थे, वो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, रोहित शर्मा उनका नाम है, वो भी थे। तो उनने कहा चेक मैं देता हूँ, तो पैसे हम दे देते हैं, फिर कल आपको पैसे पहुँचा के देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं ही पैसे पहुँचाऊँगा, अब तुम नहीं आना यहाँ। मुझे कहा कि अब तुम नहीं आना। तो जब मैं आई, अब निकली वहाँ से ऑफिस से, तो तब तक मैंने सुना कि लॉकडाउन लगने वाला है कल से। तो मैंने सीबीआई को कॉल किया, मैंने बोला सर कल हम पैसे लेके आ जाएं। उन्होंने मुझे कहा था कि आप कॉल करना, उसको नहीं करना, टीचर को, जब वो करेगा आप रिकॉर्डिंग कर लेना। तो मैंने शाम को कॉल किया, मैंने बोला सर ऐसे लॉकडाउन लगने वाला है, तो अगर मैं घर चली जाऊँ, वो रोहित शर्मा है, वो अगर पैसे लेके आपके ऑफिस आ जाएं। बोला ठीक है कोई बात नहीं, हमें पैसे चाहिए, कोई भी लेके आ जाए। तो फिर बोला सुबह मुझे कॉल करना। बोला हम लॉकडाउन में नहीं आ सकते, क्योंकि उधमपुर में भी लॉकडाउन है और जम्मू में भी है। तो हम मैंने बोला डोडा में नहीं है। बोलते हैं फिर डोडा में नहीं है, लेकिन यहाँ तो है ना। मैंने बोला अच्छा ठीक है। बोलते हैं फिर भी 10 बजे सुबह कॉल करना। फिर जब मैंने सुबह 10 बजे कॉल किया, उन्होंने कहा कि एसपी सर अभी नहीं आए हैं, आप बाद में कॉल करना। फिर मैंने 11:15 बजे कॉल किया, फिर उन्होंने बोला कि अभी एसपी सर नहीं आए हैं। फिर 1:15 बजे मुझे उनकी कॉल आती है वहाँ से, बोलते हैं कि हम लॉकडाउन में नहीं आ सकते, आप एक काम करो, आप ना उसको डिले कराओ 15 दिन, क्योंकि अब लॉकडाउन का कुछ पता नहीं है कब तक चलेगा, इसलिए 15-20 दिन तक उसको डिले कराओ। मैंने बोला वो कैसे मानेगा, उसने बोला है कि 2 मई को इसकी प्रेफरेंस लास्ट डेट है प्रेफरेंस की, तो जब लास्ट डेट है उसके बाद नहीं हो सकता। तो 30 मई को इसने तभी बोला, 30 अप्रैल को उसने तभी बोला, क्योंकि 2 मई को लास्ट डेट थी प्रेफरेंस की। मैं वो डिले नहीं हो सकता। बोलते हैं वो सर बोलते हैं ये आपका प्रॉब्लम है, फिर हम क्या कर सकते हैं। मतलब इतना कुछ होने के बाद भी आपने प्रॉपर तरीके से प्रोसीजरल जो काम होते हैं वो सारे किए, आप प्रॉपर क्राइम ब्रांच के पास गई, क्राइम ब्रांच ने जो कहा आपने वो किया, उसके बाद जो है इस तरीके का जब आपको रिप्लाई मिलता है तो कैसा लगता है? मुझे उस टाइम बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि फिर ये आपका प्रॉब्लम है, तो मैंने जो मेरे साथ थे वो यूट्यूबर रोहित शर्मा, मैंने उनको कॉल किया। मैंने बोला सर ऐसे बात है। उन्होंने मुझे बोला ये आपका प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे जेके का प्रॉब्लम है, तो ये कैसे बोल सकते हैं। बोलते हैं कि मुझे कुछ गलत लग रहा है, इसमें कुछ ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो फिर मैं आई वहाँ से, मैंने फिर भी सोचा कि अगर वो मान जाता है तो मैं करती हूँ।
तो मैंने कॉल नहीं किया क्योंकि सीबीआई ने खुद ही बोला था कि आप कॉल नहीं करना। जब मैं आपने हर एक बात जो सीबीआई ने आपको बोली आपने उसका पूरा पालन किया? मैंने पूरा किया क्योंकि मुझे अब मेरे पास 3.5 लाख रुपए बहुत होते हैं। जब मैंने जिस दोस्त ने मुझे कहा था कि आप कॉल करो सीबीआई को कॉल करो, उसने मुझे कहा कि आप पैसे कैसे दे सकती हो, इतने पैसे सीबीआई को कैसे दे सकती हो, बाद में तुम्हें वापस भी मिलेंगे कि नहीं। मैंने बोला नहीं, अगर उन्होंने बोला है तो हमें देने हैं। मैंने उनको बोला आप भी थोड़ी हेल्प कर दो, 10-20 हज़ार आप सब हेल्प करो तो मैं भी करती हूँ। उन्होंने कहा हम नहीं कर सकते क्योंकि इसका क्या पता है बाद में पैसे वापस मिले नहीं मिले, ये भी पता नहीं है हमें। तो मैंने कहा ठीक है आप। मतलब एक मुजरिम को आप मतलब एक किस्म का ट्रैप में ला रहे थे, गवर्नमेंट को हेल्प कर रहे थे, गवर्नमेंट को एक ऐसा व्यक्ति दे रहे थे जो व्यक्ति फ्रॉड कर रहा था, उसके लिए भी पैसे आपने देने थे और उसके बाद वो पैसा मिलेगा आपको नहीं मिलेगा वो श्योरिटी नहीं थी। और उसके बाद आपको जो है क्राइम ब्रांच वाले ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये आपका मसला है। हाँ, फिर जब मैंने कहा ना कि वो डिले नहीं कर सकता, वो डिले नहीं मानेगा क्योंकि 2 मई को लास्ट डेट है प्रेफरेंस की। उन्होंने उस पे कहा कि ये आपका प्रॉब्लम है, फिर मतलब डिले नहीं मान सकता, ये हमारा प्रॉब्लम है। जबकि पुलिस का मैकेनिज्म इतना होता है कि वो हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर अवेलेबल है और सबसे बड़ी बात है कि उनको रोक टोक जो है कोरोना में हो कुछ हो पैसेंजर सर्विस में कभी भी आ सकते हैं। मैंने उनको कहा वही कि आपकी कोई ब्रांच डोडा में है, तो उन्होंने कहा नहीं हमारा कोई ब्रांच डोडा में नहीं है। अच्छा। हमारा सिर्फ जम्मू में ही है और श्रीनगर में है, डोडा में कोई नहीं है। तो फिर मैंने कहा ठीक है। फिर जब मैं आई वहाँ से तो फिर मैंने उसको कॉल नहीं किया क्योंकि सीबीआई ने बोला था आप नहीं करना कॉल। जब उसने सुबह मुझे उसने 9 बजे कॉल किया तो बोलता है कि आप आए पैसे लेके। तो मैंने कहा नहीं मैं लॉकडाउन में हूँ, जम्मू में फंस गई लॉकडाउन में, मैं नहीं आ पाई। मैंने अब एक्सक्यूज़ दिया कि ये डिले मानेगा। तो मैंने बोला अगर आप रुकोगे, तो बोलता है नहीं अब कहाँ रुकूंगा, मुझे साहब ने आपने मुझे बेइज्जत कराया, देखो अब मैंने आगे आपकी बात की थी, कुछ नाम लिए, अब देखो उनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आप ले सकते हो, किसका नाम लिया था? नहीं मुझे नाम नहीं, टीचर का बोला कि कोई टीचर है उसकी बीवी का सिलेक्शन हो गया और मेरे घर का है। वो सच था उसकी हो गई है? नहीं उसकी नहीं हुई। नहीं मुझे टीचर का नाम ही नहीं पता किसकी, वो मुझे नाम ही नहीं पता, तो मुझे कैसे पता होगा कौन था। उसने घर का बोला, उसके घर का, लेकिन किसी बोला घर का भी है कोई। और उनसे ये वो क्या सिर्फ आप ही के साथ है, इसके अलावा बहुत सारे बच्चे होंगे जो उनके कांटेक्ट में हैं? हाँ उसने खुद ही बोला है कि मैंने बहुत सारे लोगों से लिए हैं पैसे, उनका सिलेक्शन करवाया खुद उसने। उसकी भी रिकॉर्डिंग आपके पास? हाँ वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। है। हाँ। तो क्या क्योंकि क्राइम ब्रांच ने जो अप्रोच आपके साथ की है, आपको लगता है कि आपको अब इस प्रशासन के ऊपर विश्वास है कि ये जो अभी प्रशासन चलता है, ये जो पूरा पुलिस का अमला है जो खासकर क्राइम ब्रांच है, इसके ऊपर आपका विश्वास अभी भी है कि ये इंसाफ देगा आपको? फिर भी मुझे था विश्वास। जब मैंने दोबारा कॉल किया उसके बाद जब टीचर नहीं माना तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है आप कर दो, किसी और का सिलेक्शन करवाओ, फिर जब मेरी जगह किसी और का ही करवा दो क्योंकि अब मैं तो नहीं कर सकती। तो वो रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास जो लास्ट में मैंने उसको बोला है। तो फिर उसने कहा, फिर मैंने सीबीआई को कॉल किया, मैंने बोला सर ऐसे बात है, वो नहीं माना डिले। तो उन्होंने बोला आप रिजल्ट तक वेट करो। सीबीआई ने कहा, मैंने एसपी सर से बात की, वो भी मेरे पास रिकॉर्डिंग। उन्होंने कहा कि आप करो रिजल्ट तक वेट, देखते हैं कि रिजल्ट पे अगर फेयर होता है फिर ठीक है, अगर नहीं फिर भी हम करेंगे कोशिश। मतलब उन्होंने बोला कि रिजल्ट के बाद हम देखेंगे। तो फिर मैंने सोचा रिजल्ट के बाद तो जो लोग 3-4 लाख रुपए दे सकते हैं वो तो शीट भी चेंज करा सकते हैं, मुझे यही आइडिया आया। तो मैंने एक सर को कॉल किया, हमारे एक यूट्यूब पे हैं, उनको मैंने बोला। तो उन्होंने मीडिया को कॉल किया, उन्होंने स्टेट समाचार उनको किया कॉल। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो पूछा फ़ोन पे, मैंने सब कुछ उनको फ़ोन पे बता दिया। तो इसी तरह से ये बात फिर उन्होंने वो कवरेज की, वो स्टोरी की उन्होंने? हाँ उन्होंने मुझे फ़ोन पे इंटरव्यू लिया था और वो अभी भी मुझे बोल रहे हैं कि हम तैयार हैं आपका साथ देने के लिए, हम हमेशा आपका साथ देंगे। उन्होंने सीबीआई में भी पूछा, सीबीआई में भी पूछताछ की उन्होंने। तो उन्होंने बोला हाँ आपकी एप्लीकेशन है वहाँ, आपने वहाँ एप्लीकेशन दी है। सीबीआई ने माना कि हाँ ऐसे बात, लेकिन मुझे बोला गया कि सीबीआई ने कहा कि मैंने कोऑपरेट नहीं किया। आपने कोऑपरेट नहीं किया, जबकि आप ही यहाँ से कॉल कर रहे जा रहे हो कि आप आओ आप आओ आप आओ। तो मैंने कोऑपरेट नहीं किया, मतलब मैं पैसे उनको हमने नहीं दिए क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा कि हम डोडा नहीं आ सकते, हम पैसे क्यों देते। अब जब वो पकड़ने ही नहीं आ सकते, उसको रेड हैंडेड पकड़ने नहीं आ सकते, हम पैसे क्यों डिपॉजिट करो, हम क्यों देते पैसे। वो बोल रहे थे डिले करो, डिले वो नहीं मान रहा था, तो हम पैसे क्यों देते, हमारे पैसे भी जाते, फिर बिल्कुल वो भी जा सकते थे हमारे पैसे।
तो इसलिए फिर जब 1 बजे मैंने कॉल किया था, हमने सोचा मैं करती हूँ कॉल, उसके बाद 3-4 बजे हम पैसे लेके जाएंगे, पैसे लेके देंगे उनको पैसे। जब वो माने ही नहीं, फिर मैंने सोचा अब रहने ही देते। फिर मैंने कॉल किया, फिर CBI उन्होंने कहा SP सर ने आप रिज़ल्ट तक वेट करो। मैंने कहा ठीक है, करते हैं वेट। तो फिर जब मुझे ख्याल आया, क्योंकि इधर उधर रूमर्स फिर आ जाती हैं, अब उसका सिलेक्शन होगा, उसका होगा, उसका होगा, ऐसे मैंने सोचा कि नहीं, इस बात को छुपाना नहीं है, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम होगा। बाद में हमें JK SSB भी पहले क्यों नहीं बोला था आपने, अगर ऐसा था तो पहले क्यों नहीं बोला था। इसलिए मैंने रिजल्ट से पहले ही बोल दिया। फिर टेंटेटिव रिजल्ट आया उसके बाद 2 दिन के बाद। जब उसके बाद 2 दिन के बाद टेंटेटिव रिजल्ट आया तो हमने देखा मेरा नाम था लिस्ट में। कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि अब इसका पेपर अच्छा नहीं हुआ है तभी बोल रही है। तो फिर मैंने जब लिस्ट में नाम आया तो मैंने फिर से स्टेट समाचार को इंटरव्यू दिया था फ़ोन पे कि मेरा नाम लिस्ट में है और टॉप 100 में है। तो फिर ऐसे ही CBI ने बोला कि रिजल्ट के बाद ही, लेकिन कोई उसके बाद फिर जब मैंने इंटरव्यू दिया तो उसके बाद मुझे ACB की कॉल आती है, एंटी करप्शन ब्यूरो की। हाँ, ACB की कॉल आती है मुझे, क्योंकि कुछ मीडिया पर्सन्स ने उनको वो जो अप्रोच किया था, हाँ, मेरी एप्लीकेशन जो थी वो फॉरवर्ड की थी। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, अभी मीडिया में आप कोई बयान मत दो, अगर कुछ भी होता है हम देख लेते हैं, हम पहले देखेंगे। उसके बाद मैंने कोई 10-15 दिन वेट किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं। तो जिस दिन मैंने स्टेट समाचार को इंटरव्यू दिया उसी दिन सुबह 6 बजे वो जो टीचर था वो हमारे घर पे आ गया। अच्छा। मैं घर में नहीं थी, मेरे पापा थे घर में। तो मेरे पापा को बोला लड़की को बोलो ऐसे बयान ना दे, केस वापस ले ले, ये वो कुछ। तो फिर लास्ट में बोला कि मैं अपने खुद को तो मैं छुड़ा लूँगा, लेकिन आपकी बेटी जेल जाएगी। हाँ, मतलब वो कैसे, मुझे नहीं पता, पापा को बोलने लगा। तो जबकि क्राइम ब्रांच ने प्रॉपर आपके सामने उसकी रिकॉर्डिंग की है। ठीक है, ये क्राइम ब्रांच की डिले टैक्टिक्स है जिसकी वजह से जो है वो ट्रैप से बाहर है, अदरवाइज वो ट्रैप में आता और वो आज जो है सलाखों के पीछे होता। ये सही बात है। इसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने आपको वहीं से अप्रोच किया और अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं है। ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि स्टेट जो UT सरकार है जम्मू कश्मीर, वो कहीं ना कहीं जो है अभी भी करप्शन के मामलों में कहीं ना कहीं जो है सीरियस नहीं है, कहीं सीरियसनेस दिख नहीं रही है किसी डिपार्टमेंट में नहीं। आप क्राइम ब्रांच की अगर देखें, इन्होंने एक जो भी इंस्ट्रक्शन क्राइम ब्रांच ने दी है उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग इनके पास है, सबूत इनके पास है। वो रिकॉर्डिंग इसलिए इस बच्ची ने की हुई है, ये बताना चाहती है जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो SSB में एग्ज़ाम देते हैं, PSC में एग्ज़ाम देते हैं, किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी में एग्ज़ाम देते हैं, उस रिक्रूटमेंट एजेंसी में शायद धांधली नहीं होती है लेकिन धोखाधड़ी ज़रूर होती है। और वो धोखाधड़ी जो है इस तरीके से, लेकिन इस बच्ची की मुस्तैदी से और इसकी जो मेन इंटेंशन थी वो ये थी कि इस चीज़ को बाहर लाया जाए। जो SSB के ऊपर दाग लगते हैं कि इसमें रिश्वतखोरी चलती है, इसमें जो है सब पैसे खाते हैं, उस दाग को मिटाने के लिए इसने जो है ये हिम्मत की। लेकिन दुखद बात यह है कि ना क्राइम ब्रांच इंटरेस्टेड है, ना ACB इंटरेस्टेड है। अब कौन सी ऐसी नई विंग जो है मनोज सिन्हा साहब बनाएंगे, जो विंग जो है जम्मू कश्मीर के इस नौजवान और इस मुस्तकबिल को बचाने के लिए जो है सामने आएंगी। अब ये बात ना मुझे समझ आ रही है ना शायद आपको समझ आ रही होगी कि अब कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट, ऐसा महकमा है, ऐसा अमला है जिस अमले के पास ये जाए और जहाँ से इंसाफ इनको मिले। क्या आपको लगता है कि गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या सीरियस हैं करप्शन को क्रब करने के लिए? क्या इस तरह की धोखाधड़ी जो शायद आपके साथ, आप तो सिर्फ एक्सपोज करना चाहती थी इसको, ठीक है, तो क्या ऐसे कितने लोगों को इन्होंने ठगा होगा? और उसमें अगर हिट एंड ट्रायल में 5 या 6 बंदे भी सिलेक्ट होते होंगे, ठीक है, जैसे इनने को एक्सपोज कर दिया 4 बंदे सिलेक्ट होते, इनकी तो चांदी है। हाँ, लेकिन अब गवर्नर साहब से उन तक बात पहुंचेगी तभी वो कुछ करेंगे। जब उन तक बात पहुंचती ही नहीं है तो कैसे? आपको अभी भी विश्वास है कि इस पे कोई ना कोई एक्शन होगा अगर गवर्नर साहब सीरियस होंगे? हाँ, मुझे विश्वास है। मैं तभी CBI के पास ही गई थी, नहीं तो मैं लोकल पुलिस के पास भी जा सकती थी। मैंने सोचा था CBI अगर रंगे हाथ पकड़ लेती है तो वो ठीक रहेगा, वो ठीक लगेगा। हाँ। लेकिन अभी आपको लगता है आने वाले वक्त में अगर कोई ऐसा एपिसोड फिर रचता है तो आप फिर वापस CBI के पास जाएंगी? नहीं, कभी नहीं जाएंगी। नहीं जाऊंगी। तो